स्वागत है आपका विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम में। यह पॉडकास्ट की श्रृंखला अब तक पहुंचाई जा रही है मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा, जिसे उत्प्रेरित और समर्थन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। विज्ञान की आवाज़ कार्यक्रम से आपको मिलती है देश और दुनिया में होने वाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अपडेट। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात देश के उन तमाम वैज्ञानिकों और साइंस लैब से जो भारत को और बेहतर बनाने में लगातार अग्रसर हैं। आज के टॉप साइंस अपडेट। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में होगा वैज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव कार्यक्रम। वैज्ञानिका नाम से एक विज्ञान साहित्य महोत्सव 22 और 23 जनवरी 2023 की अवधि में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस वैज्ञानिका आयोजन का स्थान मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग का सभागार है। 8वें IISF के एक हिस्से के रूप में इस विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में DSIR की सचिव और CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलेसेल्वी, विज्ञान भारती के अध्यक्ष और CSIR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शेखर C मंडे तथा CSIR NISCPR की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल सम्मिलित होंगे। वार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जो इस बार अपने 8वें संस्करण में है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिणामों का प्रदर्शन और उनका उल्लास मनाता है। IISF का लक्ष्य जनता को विज्ञान से जोड़ना और यह दिखाना है कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। इस वर्ष IISF का समन्वय और आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं विज्ञान भारती द्वारा किया जा रहा है। मंगल ग्रह के पास मिला एकाकी तरंगों का पहला साक्ष्य। मंगल ग्रह के पास एकाकी तरंगों का पहला साक्ष्य मिला है, जो इस ग्रह में आयन हानि के पीछे के रहस्य को उजागर कर सकता है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में एकाकी तरंगों या विशिष्ट विद्युत क्षेत्र के उतार चढ़ाव की उपस्थिति के पहले साक्ष्य की सूचना दी है। इन तरंगों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे तरंग कण परस्पर क्रियाओं के माध्यम से सीधे कण ऊर्जा, प्लाज्मा हानि, परिवहन आदि को नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र हमें उन उच्च गति वाले आवेशित कणों से बचाता है जो सौर पवन के रूप में सूर्य से लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक है और इसका चुंबकीय क्षेत्र हमें उन उच्च गति वाले आवेशित कणों से बचाता है जो सौर पवन के रूप में सूर्य से लगातार उत्सर्जित होते रहते हैं। साइंस अपडेट के बाद विज्ञान की आवाज में अब बारी है एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर में हम करवाते हैं आपको रूबरू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास जनाधार के लिए ज्ञात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से। साथ ही साथ हम करवाते हैं आपकी मुलाकात उन खास लोगों से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत और समाज बेहतर बन सके। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर गिरीश साहनी। डॉक्टर साहनी पूर्व सेक्रेटरी DSIR और CSIR के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। तो डॉक्टर गिरीश, हमें ये बताइए, आपका लंबा अनुभव रहा है CSR को हेड करने के लिए, तो CSIR क्या है और ये कैसे काम करता है? CSIR एक बड़ी प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस वर्ष में हमको आजादी मिली थी देश को, उससे पहले से शुरू की गई थी और जो देश ने तरक्की की है उसके हर फेज में CSR ने योगदान दिया है। CSR का जो मैंडेट है, इसकी करीब
35 लेबोरेटरीज हैं, पहले जगह थी, और ये सारे देश में विस्तृत हैं और लगभग सारे डिसिप्लिन पे को कवर करती है, मेटलर्जी, एरोनॉटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की खासियत ये है कि जो हमारे यहाँ देश में अलग अलग चुनौतियां आई हैं अलग अलग दशकों में, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने अपना योगदान बड़े प्रभावशाली तरीके से दिया है। मिसाल के तौर पर जिस समय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं थी देश में, तो सीएसआर ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसके कारण हम लोग अपने खुद हमारी इंडस्ट्री देश में चीजें बना सकी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज्वलंत उदाहरण है जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने, खासकर केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने दवाइयां बनाने के प्रोसेस है जिससे दवाइयां बहुत सस्ती बनाई जा सकी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। लेदर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। टेक्नोलॉजी ऐसी बनी जिसके कारण पोल्यूशन कम होती है, और बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजीज ऐसी बनी जिससे फार्मास्यूटिकल, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस बने। अनगिनत उदाहरण है। संक्षेप में ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें बहुत अच्छे लेवल का, बहुत उच्च श्रेणी का विज्ञान किया जाता है, फंडामेंटल साइंस भी की जाती है अलग अलग डिसिप्लिन में, और उस साइंस में से किस तरह से एप्लीकेशन देश के लिए बनाई जाए इंडस्ट्री के साथ मिलके, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे छोटी न्यूनतम इंडस्ट्री हो, एमएसएमई वगैरह हो, उनके साथ जोड़ लगा के मार्केट में प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, और इसमें बड़ा हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जी डॉक्टर गिरीश, अगर आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता पाएं कि अभी आज के संदर्भ में सीएसआईआर की क्या जरूरत है देश को? सीएसआर की जरूरत जो है, आवश्यकता, वो अभी भी बनी हुई है, बल्कि और ज्वलंत है, क्योंकि अब आत्मनिर्भर भारत का जो एक तरह से एक बहुत बड़ा नारा दिया गया है, चुनौती है जिसमें देश को आगे प्रगति करनी है, उसमें सीएसआर का योगदान बहुत नए फेज में जरूरी है। कोविड के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से कभी कभी आपातकालीन में हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने सिर्फ सीएसआर नहीं और डिपार्टमेंट्स में भी और इंडस्ट्री में भी वैक्सीन बनाए गए, और वैक्सीन बनाने के बाद उनको उस लेवल पे अस्सी किया गया जिससे कि हमारे लगभग 80% लोगों को वैक्सीन दिया गया। हालांकि हमारे पर बहुत लिमिटेशंस हैं इस देश में, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह कैश रिच नहीं है, फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने एकजुट करके जो आगे प्रगति दिखाई, उस और क्षेत्रों में भी अब वो प्रगति दिखाने का मौका आया है। और हमारे सामने चुनौती ये है सीएसआर जैसी ऑर्गेनाइजेशन में खासकर, कि हमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज बनाएं जो वर्ल्ड के अंदर छाएं और लोगों की मदद करें, और सिर्फ भारत की नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए टेक्नोलॉजीज बनाएं। और ये चुनौती ऐसी है जिसमें मेरे को पूरा विश्वास है कि भारत खरा उतरेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और गवर्नमेंट की भी सपोर्ट बड़ी जबरदस्त है। तो इन सारों के सम्मिश्रण से हम इस चुनौती पे आगे बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए सीएसआईआर कैसे काम करता है। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे, आपका भी एक बड़ा योगदान रहा है, एक जो रिसर्च है प्रोटीन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की, स्पेशली क्लाउड बस्टर्स में, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं, वो है क्या और उसकी रिसर्च कैसे शुरू हुई और आपका उसमें क्या योगदान है? जी हाँ जी, हमारे यहाँ जिस तरह की बहुत बड़ा रेवोल्यूशन केमिकल ड्रग्स में हुआ था 1970s 80s में। आज आप देखेंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री है, रंडेक्सी थी पहले, सिप्ला है वगैरह वगैरह, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है वगैरह। तो उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन हुआ था। उसके अंदर हमारी चैलेंज ये था कि हम ऐसी दवाइयां जो बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो बड़े बहुत इफेक्टिव होते हैं, जैसे एंटीबॉडी हुई, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं वगैरह वगैरह, उनको देश में ही बनाएं और सस्ते में बना पाए, जिससे कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, जो कि हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन पे लागू होती है बात, उन लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी हो जाए। जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की अर्ली 1990s में, और मैं पीएचडी आईआईएससी से करके और विदेश 4-5 साल रह के जब भारत वापस आया, चंडीगढ़ की एक लेबोरेटरी सीएसआर की, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, उसमें मैं वैज्ञानिक के रूप में भर्ती हुआ। तब मुझे लगा, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप ने भी हमको ये बोला
कि ऐसी दवाइयां बनाई जाए, ऐसी चीजें बनाई जाए जो इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो। और हमने ये डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर हार्ट अटैक की दवाई नहीं बनती है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उस समय हार्ट अटैक होता है या अधरंग होता है, स्ट्रोक होता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि खून का थक्का अंदर हमारी धमनियों में जम जाते हैं और उस वजह से ब्लड नहीं मिलता हार्ट को, तो हार्ट पे अटैक हो जाता है, हार्ट बंद होने की उसमें चला जाता है। तो उसके समय क्लॉट बस्टर्स दिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हालांकि पूरी तरह से नहीं लगता, पर इसमें पता लगेगा आपको कि इससे अगर पानी की नाली बंद हो जाए तो उसको साफ किया जाता है जिससे पानी फ्लो हो जाए। इसी तरह से खून का प्रवाहन जो होता है हमारे बॉडी में, जो घूमता है हजारों किलोमीटर घूमता है, उसमें जरा भी रुकावट हो जाए तो बहुत बड़ा उसका डैमेज होता है सिस्टम को, तो उस समय क्लॉट बस्टर दिए जाते हैं। तो एक क्लॉट बस्टर था जो कि विदेश में बन रहा था और एक और भी बन रहा था जो बड़ा महंगा था। तो हमने वो टेक्नोलॉजी इंडिया में स्टैंडर्डाइज की, रिसर्च की हमारे ग्रुप में, इनटेक में करीब 25-30 लोगों ने 5-6 साल बड़ा मेहनत की और उससे वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जो कि हमने एक इंडस्ट्री को दी, कैडिला को, और इंडिया में पहली बार क्लॉट बस्टर बनने लगे और सस्ते दाम पे बनने लगे। उसके बाद उसके अलग अलग वर्जन हमने बनाए, एडवांस वर्जन जो हमने रिकम्बिनेंट वर्जन बनाया, वो भी और भी सस्ता हो गया और गरीबों को जो दवाई हजारों रुपए की मिलती थी अब कुछ सैकड़ों रुपए में मिलने शुरू हो गई। इसके बाद हमने और भी फंडामेंटल रिसर्च भी की और पेटेंट फाइल किए नए ड्रग्स के लिए और इंटरनेशनल कंपनीज को लाइसेंस किए। तो ये जो एक तरह से एक्सपीरियंस था उसमें हमें अच्छी साइंस करने का भी मौका लगा। पीएचडी भी करी बच्चों ने जो हमारे साथ थे ग्रुप में, और फंडामेंटल साइंस भी की, क्योंकि जब तक फंडामेंटल साइंस नहीं करते आप क्योंकि कोई चीज कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसमें इंप्रूवमेंट भी लाना मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से जो फंडामेंटल साइंस हमने की उसकी वजह से हमने एडवांस्ड वर्जन भी बनाए जो आज की डेट में डेवलप हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल हो रही है और आशा की जाती है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स भी बन के आएंगे सामने। जी, साथ ही में ये बताएं कि ये जो ड्रग है, आपने हालांकि इसमें डिटेल में हमें बताया, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा और इस ड्रग के बारे में आप हमें बता पाएं, ये कैसे काम करता है शरीर में जाके और इससे तुरंत कैसे किसी को फायदा मिलता है। किसी को कभी हार्ट अटैक होता है तो अक्सर इस वजह से होता है कि हार्ट की जो मसल होती है उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही थी हो रही होती है उसमें क्लॉट आ जाता है, ठीक है, और कुछ क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन मिनटों में जाके, कुछ मिनटों में ही जाके, इससे पहले कि हॉस्पिटल में जाए कोई या उसका कोई ऑपरेशन हो, बाईपास हो, उस समय ये ड्रग देके उसकी जान पेशेंट की जान बच जाती है। करीब 30-40% लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनको दवाई दी जाती है तो उनकी जान बच जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके बाद एक बार जान बच गई, राहत मिल गई और मृत्यु से छुटकारा हो गया तो उसके बाद फिर डिटेल सर्जरी वगैरह या स्टेंट वगैरह लिख सकते हैं। तो ये चीज मेरे को शुरू में ये प्रेरणा मिली थी कि ये चीजें जो है ये जो हमारे निम्न आय के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको नहीं मिलती है और हार्ट अटैक गरीबों को भी होता है। दुनिया में ऐसी ड्रग भी अवेलेबल है जो एक इंजेक्शन 50,000 रुपए का आता है। अब 50,000 रुपए का इंजेक्शन कितने लोग लगा सकते हैं? बहुत कम लोग लगा सकते हैं। और खासकर हम 20-30 साल पुरानी बात कर रहे थे, जब 20 साल पहले जब ये ड्रग हमने बनानी शुरू की तो हमने उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई, सिंपल बना दी और अच्छी इफेक्टिव भी बना दी, जिससे कि आप उसको 200-300 रुपए में भी वो ड्रग बना सकते हो जो हजारों रुपए में उस तरह की ड्रग बिकती है बाजार में। तो ये तो एक ब्रेक थ्रू था प्रोसेस टेक्नोलॉजी का, कि अगर आप प्रोसेस स्मार्ट बनाते हैं और बिना किसी कंप्रोमाइज के कि उसकी क्वालिटी ड्रग की ठीक रहती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर कोई आदमी मान लीजिए एक चीज बना रहा है, कोई यंत्र बना रहा है या कोई दवाई बना रहा है या कोई खाने पीने की चीज बना रहा है जो हजारों रुपए की है, सिर्फ अमीर आदमी खा सकते हैं, तो वही चीज अगर गरीब आदमी भी खाता है 10-20 रुपए में या सस्ते में जो उसकी जेब प्रकट करती है तो बड़ी बात हो जाती है ना। पर एक तो ये लेवल है जिसमें प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि उसको इस तरह से सुधारा जाए साइंस की, विज्ञान के थ्रू, रिसर्च के द्वारा, कि वो चीज वर्ल्ड क्लास हो जाए। उसमें एक चैलेंज था कि ड्रग जो होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी बॉडी में साइड इफेक्ट वगैरह हो जाए। क्लॉट बस्टर्स में साइड इफेक्ट होते हैं कि ब्लीडिंग हो जाती है अंदर अक्सर बहुत बड़ी, तो उसलिए हॉस्पिटल में बहुत केयर करनी पड़ती है। तो अगर आप ड्रग ऐसी बनाते हैं जो स्पेसिफिक होगी, जैसे स्टेप्टोकाइनेज जो हमने ड्रग बनाई थी पहले, वो स्पेसिफिक इतनी नहीं थी तब तो इफेक्टिव थी,
तो नोन था उसके बारे में, तो हमने उसके एडवांस वर्जन बनाए क्लॉट स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो क्लॉट पे ही आके एक्शन करता है। उसके सारे 15-20 कंट्रीज में पेटेंट लिए और उसको लाइसेंस किया। तो ये छोटा सा उदाहरण है जिसमें हमारे वैज्ञानिक, मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां पर अगर आप साइंस में डूब जाएं, साइंस में सही तरह के प्रश्न पूछें और आपके साथ अच्छा ग्रुप हो जो मिलके, कोई भी काम करने के लिए टीम चाहिए, तो टीम अच्छी हो, उसमें प्रेरणा हो, उसमें डिसिप्लिन हो, वो सब और उसके बाद सपोर्ट हो। हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSR वगैरह बड़ी सपोर्ट दिया है उन्होंने ऐसे कामों के लिए। इसके फलस्वरूप भारत की विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है, और अगर इंडस्ट्री से उसका हाथ मिल जाए अच्छी तरह से, इंडस्ट्री का विश्वास हमारे में और हमारा विश्वास हमारी इंडस्ट्री में पूरी तरह खरा निकले, तो कोई कमी नहीं रहेगी। हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी में, मेटलर्जी में, इंजीनियरिंग में, सब चीजों में बना पाएंगे और बना रहे हैं। अभी चुनौतियां बहुत हैं, रास्ता लंबा है, पर ज्ञान के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जी, जाते जाते हमारे श्रोता जो हैं उसमें बहुत यंग लिसनर भी हैं, ये भी बताएं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोग जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या वो लोग जो अभी यंग साइंटिस्ट हैं? साइंस एक हवा नहीं है, साइंस एक बहुत रोचक डिसिप्लिन है, जिसमें आपको किसी भी काम में दुनिया में करने में मेहनत तो करनी पड़ती है, बड़े साल बिताने पड़ते हैं, नंबर आपको एग्जाम पास करने पड़ते हैं, पर मजे के लिए साइंस करें। देखें कि लोगों ने डिस्कवरी कैसे की थी, ये जानने की कोशिश करें। अपने अध्यापकों से, टीचर से ये पूछें कि मैडम हमें ये भी बताएं कि बड़ी बड़ी डिस्कवरीज न्यूटन ने की और पास्टर ने की और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो थे, जो हम किताबों में सुनते हैं, उनकी डिस्कवरीज हुई कैसी। तो जब उसमें प्रश्न उठता है बच्चे में, ये इस तरह का कौतूहल उठता है, क्यूरियोसिटी उठती है, तो फिर रास्ता अपने आप खुलने लग जाता है। देश में आज की डेट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो ये है कि हमारी जो समाज है वो सपोर्ट करता है गरीबों को भी, और बच्चे जो कम उसके इकोनॉमिक से आते हैं उनके लिए स्कूल है, और बच्चों को अपने में विश्वास पैदा करना चाहिए। अध्यापकों की बात सुननी चाहिए, और अध्यापकों को भी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए कि चीजें कैसे होती हैं। सिर्फ नॉलेज और डेटाबेस से काम नहीं चलता, क्यूरियोसिटी अगर हो, कौतूहल हो, और मन में एक भूख हो कि ये चीज कैसे होती है, ये फिनोमिनन कैसे होते हैं, तो किताबों में जाएं, प्रयोगशाला में जाएं, तो साइंस जैसा, विज्ञान जैसा करियर कोई नहीं है, क्योंकि उसमें हर दिन आप नई चीजें जानेंगे, आपको पता लगेगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, मुझे आपने आमंत्रित किया है अपने शो पे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाते जाते हम बताते हैं आपको बात पते की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य का आकार धरती के आकार से लगभग 13 गुना बड़ा है। ये था आज का विज्ञान की आवाज। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताएं mediaforcommunity@gmail.com पर। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है आशीष तिवारी ने।